चलो क्या पढ़ाया था लास्ट? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो परोक्साइड लिंकेज कितने होंगे ये निकाला था हमने, है ना, ये निकालना सीख लिया था। चलो अब हम ये बात करते हैं कि हाइपो कब लिखा जाता है, पायरो कब लिखा जाता है, ये सारी बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, H2S5 H2O5 इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा लास्ट, है ना, H2H2O5 इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया होगा। हाँ वो दोनों, ठीक है, ठीक ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कि अब जैसे जो मेटा नाम है, मेटा नाम कब आएगा, तो लिखो मेटा प्रीफिक्स, मेटा प्रीफिक्स, मेटा प्रीफिक्स लिखो। मेटा प्रीफिक्स, मेटा प्रीफिक्स prefix is provided to that oxy acid, which is obtained by removal of one water molecule from one molecule of parent oxy acid, 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 है ना। अब जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे मान लो पेरेंट ऑक्सी एसिड है, पेरेंट ऑक्सी एसिड, पेरेंट ऑक्सी एसिड में से एक H2O मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो ये हमारा मेटा फॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड ये बन जाएगा। जैसे कि मेरे पास मान लो n मॉलिक्यूल्स हैं H3PO4 के, इसमें से एक मॉलिक्यूल में से H2O निकलेगा तो n मॉलिक्यूल में से NH2O निकल जाएगा, समझ में आया। तो ये हमारा H2O निकल जाएगा तो ये हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा HPO3N, ये बात समझ में आ रही है। और ये HPO3N बन जाएगा और इसका जो नाम हो जाएगा वो नाम होगा हमारा मेटा, जैसे ये क्या नाम है, फोस्फोरिक एसिड, ये क्या नाम है, फोस्फोरिक एसिड, तो ये हमारा फोस्फोरिक एसिड है, ये हमारा मेटा फोस्फोरिक एसिड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटा फोस्फोरिक एसिड। सेम इसी तरीके से जैसे मान लो NH3PO3 है, इसमें से H2O निकल गया, H2O निकल जाएगा तो ये जो होगा ये हमारा फोस्फोरस एसिड कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, फोस्फोरस एसिड। और यहां पर HPO2N, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा
फोस्फोरस एसिड, फोस्फोरस एसिड, ठीक है। जैसे NH3BO3 है, इसका नाम बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड, इसमें से वही NH2O निकाल दो तो HBO2N, तो ये हो जाएगा हमारा मेटाबोरिक एसिड। क्लियर है? समझ गए क्या कहा गया? लिख लें। और यहां पर भी जो N का वैल्यू है ना बच्चों, वो 3, 4, 5 इस तरीके से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ये याद रखना है कि मेटा किसके लिए और कैसे आएगा। समझ में आ रहा है ना? और ये जो मेटा फॉर्म है ना बच्चों, ये हमारा एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन साइक्लिक और पॉलीमेरिक चेन फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। चले नेक्स्ट। अब देखो, जैसे मान लो NH2SO4 लिखा है, NH2SO4 में NH2O निकाल दिया तो ये हमारा SO3 बनेगा, ये मेटा फॉर्म नहीं होगा। ये बात समझ में आए? मतलब H2SO4 का मेटा फॉर्म पॉसिबल ही नहीं होगा, कांट बी मेटा फॉर्म। सेम इसी तरीके से NH2SO3 लिखा है, NH2SO3 में से NH2O निकल जाएगा तो ये हमारा SO2 बनेगा, डेट इज NSO3 NSO2। ये भी हमारा नहीं बन पाएगा क्योंकि एसिड ही नहीं है ना ये। समझ में आया? तो H2SO4 और H2SO3 के मेटा फॉर्म बनेंगे ही नहीं। लिख लें।
लिया। नेक्स्ट लिखो ऑर्थो प्रीफिक्स, ऑर्थो प्रीफिक्स, ऑर्थो प्रीफिक्स, ऑर्थो प्रीफिक्स। It is the only prefix, it is the only prefix provided to that of parent acid, सिर्फ parent acid के लिए डिफाइन होगा, to that parent acid of which metaform is possible। समझ गए? जैसे कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डिफाइन किया जा सकता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड डिफाइन किया जाता है, लेकिन ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड एक अभी सुनने को नहीं मिलेगा। अरे समझ गए ना? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका मेटाफॉर्म पॉसिबल नहीं है। अरे समझ में आ रहा है? ऑर्थो सिर्फ उन्हीं एसिड्स का नाम, उतनी पेरेंट एसिड का नाम दिया जा सकता है जिनके लिए मेटाफॉर्म पॉसिबल है। क्लियर है? जिनके लिए मेटाफॉर्म पॉसिबल है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट लोगों पायरो प्रीफिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरो, पायरो प्रीफिक्स, पायरो प्रीफिक्स, पायरो प्रीफिक्स लिखो। इट इज प्रोवाइडेड, इट इज प्रोवाइडेड, इट इज प्रोवाइडेड टू that oxy acid, it is provided to that oxy acid which is obtained by, which is obtained by, which is obtained by removal of one water molecule, obtained by removal of one water molecule, one water molecule from two molecules, from two molecules of parent oxy acid, from two molecules of parent oxy acid। देखो इधर ये कैसे आएगा? अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने तो मैंने आपको सिखा दिए, स्ट्रक्चर तो आप किसी के भी बना लोगे। अब तो मैं क्या सिखा रहा हूं, मान लो आपके पास आया पायरो, कोई नाम आया, तो आपको समझना पड़ेगा कि पायरो कैसे बनेगा। अभी तक हम याद करते थे, अब हम ये सीख रहे हैं कि पायरो किसी का भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? जैसे मान लो, मेरे को ये भी लगता है कि जैसे रिकॉर्डिंग वाली चीज जो है ना, जितनी फायदे की है उतनी नुकसान की भी है। कि जैसे बच्चे को कई बार ये भी लगता है क्या ठीक है रिकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग में नहीं आता समझ। मुझे लगता है 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग थोड़ी बोरिंग टाइप होती होगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग, जैसे वो ऑनलाइन वाले जो पढ़ाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग, वो क्या है, वो ना तो उस लेवल की पढ़ाई की बात कर रहे होते हैं और वो मौज मस्ती की बात भी थोड़ी ज़्यादा चल रही होती है। तो मुझे लगता है कि वो फिर भी थोड़ा इंटरटेनिंग होके, एंगेजिंग होके वो शायद से थोड़ी बहुत झिल भी जाए। उससे आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, मतलब मैं झिलने वाली बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये वाली रिकॉर्डिंग्स तो बहुत बोरिंग होती होंगी। आवाज़ तो आती होगी, कम आती है आवाज़। एक तो क्या अपने यहाँ ना थोड़े लोग क्या है, ढीले हैं, थोड़े ढीले और थोड़े गधे भी हैं, है ना। उनको अब क्या है, जैसे उनसे बोल दो, अब मेरे पे क्या है ना, थोड़ा टाइम का थोड़ा वो रहता है। अब मैं आया सुबह जल्दी जल्दी, मतलब क्लासेस लिया, अपनी पेपर बनाने का भी रहता है, तो मैं जैसे किसी चीज़ को पूरे हफ्ते में एक बार टोकता हूँ, लेकिन एक बार इतने अच्छे से टोक देता हूँ कि अगले 2-3 हफ्ते का काम सही हो जाता है। लेकिन वो क्या है, कई बार ऐसा दिक्कत है। और दिक्कत ही है जब आप कोई भी, जैसे मान लो कुछ भी चीज़ें करते हो ना, तो उसमें जो आपके साथ में लोग मिलते हैं वो अपने माइंडसेट से चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो वही वाली चीज़ हो जाती है कि थोड़ा सा, अब जैसे ये जो कैमरा है ना अपना, इससे अच्छी क्वालिटी का कैमरा आता ही नहीं है। मतलब ये 4K वाला जो आता है ना, वो वाला कैमरा है, मतलब आपको कभी भी इसमें ब्लर नहीं दिखता होगा, है ना। दूसरी बात, जैसे ये जो माइक है, इससे पहले एक माइक आया था, तो वो माइक थोड़ा सा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो ये मतलब सबसे टॉप क्लास माइक है। फिर भी अगर आप बच्चों को फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हो तो फिर तो दिक्कत है ना। और थोड़ा सा अगर कोई भी इशू हुआ करे ना ऐसा रिकॉर्डिंग वगैरह, तो आप मेरे को ज़रूर बता दिया करो,
भले ही क्लास में ही बता दिया करो। बात क्या है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप देख रहे हो रिकॉर्डिंग, कई बार कोई और भी देख रहा है रिकॉर्डिंग, जैसे और कोई क्लास का भी बच्चा देख रहा है, तो कम से कम से फायदा तो हो, नहीं तो फिर इतना ये रिकॉर्डिंग करने का फायदा क्या है? फिर तो कोई फायदा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि साउंड नहीं आ रहा, साउंड कम आता है या आता ही नहीं है, सुनने को नहीं मिलता? अच्छा हेडफोन नहीं, नहीं जैसे फोन में तो लैपटॉप में ही दिक्कत आती है कि फोन में? लैपटॉप में क्या साउंड ही कम रहता है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं इसको। 2 इंटू जैसे मान लो पेरेंट ऑक्सी एसिड, 2 इंटू पेरेंट ऑक्सी एसिड, इसमें से आप H2O निकाल दो। क्या निकाल दो? H2O, है ना। मैं ना एक बैच पढ़ाता हूँ अपने यहीं 11th नीट का, तो मेरा क्या रहता है, जैसे मेरा टीचिंग का मेथड ये है कि मैंने पढ़ाया, मैं सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस करता हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं दूंगा आपको, चाहे टेस्ट पेपर हो चाहे कुछ हो, मैं सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस करूंगा। अब मान लो क्लास नोट्स की बात है, आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से अलग से पूछने आओगे, या फिर मान लो चलो डाउट आपका रह गया किसी कारण से तो आप पूछने आओगे। मैं 11th नीट के बैच में पढ़ाता हूँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने मॉड्यूल डिस्कस कर दिया, उसके बाद में उनका जब मन होगा मॉड्यूल लगाने का, तब वो मॉड्यूल लगाएंगे और फिर डाउट पूछने आएंगे और इकट्ठे 15 डाउट लेके आएंगे। तो मैंने कहा ये पॉसिबिलिटी थोड़ी है। अगर मान लो चलो आपको क्वेश्चन नहीं आया, तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि आप उसका सॉल्यूशन तो लिख लो अपने पास जब टीचर बता रहा है। ये एक तरीका होता है। तो आजकल जो बच्चा है ना, वो ये सोचता है कि कुछ नहीं होना जाना ऐसे। जब आप टीचर के साथ नहीं चल पा रहे हो, टीचर के साथ में चीजें नहीं कर रहे हो, तो कैसे क्या होगा? आपको मॉड्यूल लगाना है, चलो आपने मॉड्यूल नहीं लगाया, 10 में से 4 चैप्टर का आप टाइम पे नहीं लगा पाए, आपका बैकलॉग है या कुछ है, तो आप कम से कम सॉल्यूशन तो लिख लो। तो जब आप लगाओगे तो आपको डाउट आएगा, तो कम से कम देख तो लोगे। और मेरे से भी पूछोगे अगर, तो मैं जल्दी समझा दूंगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बातें है ना। और सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप टीचर के साथ चलो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी बेसिक वाली। ये हमेशा होता है। देखो इधर 2 इंटू पेरेंट ऑक्सी एसिड माइनस इसमें से H2O निकाल दिया, ये क्या बन जाएगा बच्चों? पायरोफॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड, पेरेंट ऑक्सी एसिड। जैसे कि 2 इंटू H3PO4, 2 इंटू H3PO4 माइनस H2O, ठीक है। इसका नाम क्या था बच्चों? फोस्फोरिक एसिड, क्योंकि हायर ऑक्सीड, ये पेरेंट ऑक्सी एसिड फोस्फोरस के दो होते हैं, एक H3PO4 और एक H3PO3, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फोस्फोरिक एसिड। ये क्या है? फोस्फोरिक एसिड। ये हमारा H4P2O7 ये बन जाएगा, H4P2O7 ये बन जाएगा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? पायरो फोस्फोरस एसिड, पायरोफोस्फोरस एसिड। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 2 इंटू H3PO3, ये क्या है? फोस्फोरस एसिड, फोस्फोरस एसिड। तो फोस्फोरस एसिड में से H2O निकाल दो, तो ये हमारे पास H4P2O5। इसके स्ट्रक्चर में दिक्कत है, PP होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन अच्छा वैसे अब तो ये कल सीख लिया आपने, ऑड नंबर हो तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम ऐसे ही लगाते हैं, तो उससे करो ज्यादा ठीक है। हाँ, जब इवन नंबर है तो 2 केस बनते हैं, उसका अकॉर्डिंग कर लो। इसका नाम क्या आ जाएगा? पायरो फोस्फोरस, फोस्फो नहीं, ऊपर वाला एक आएगा, नीचे वाला अस आएगा। समझ में आ रहा है? इनके स्ट्रक्चर्स तो हम जानते ही हैं, ये इसका भी स्ट्रक्चर जानते हैं ना, H4P2O7। देखो ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो POP बनेगा, डबल बॉन्ड O, OH,
OH, डबल बॉन्ड O, OH, OH। यहां पर ये हमारा POP लिंकेज होगा, POP लिंकेज होगा तो डबल बॉन्ड O, H, OH, H, OH। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में से H2O निकल गया तो H2H2O7, that is पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी SOS लिंकेज आएगा क्योंकि ऑड नंबर है। ये लाइन बिल्कुल सही है। ये स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाएगा आपसे। और 2 into H2SO3, ये क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। ये क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड में से H2O निकल गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? H2O5। इस स्ट्रक्चर में दिक्कत था कलसी का। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर में दिक्कत है, पता है ना, अनसिमेट्रिकल। इसका नाम क्या आ जाएगा? पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है? लिखेंगे
hypo prefix for us form OUS, us form of parent oxy acid, for us form of parent oxy acid, oxy acid. अब यहां पर क्या होगा देखें जरा, जैसे मान लो कि पेरेंट ऑक्सी एसिड है और पेरेंट ऑक्सी एसिड का अस फॉर्म है। पेरेंट ऑक्सी एसिड का कौन सा फॉर्म है बच्चों? अस फॉर्म, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। उसमें से ऑक्सीजन एटम हटा दो तो वो हाइपो फॉर्म बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? हाइपो। एक्चुअल में हाइपो अस और इक के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। हाइपो अस और इक के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होगा। अब इसमें मैं H3PO4 का नहीं निकाल सकता हाइपो फॉर्म इस तरीके से। किसका निकाल सकता हूं? H3PO3। तो H3PO3 का जो नाम है वो है फॉस्फोरस एसिड। H3PO3 का जो नाम है वो क्या है? फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड में से ऑक्सीजन एटम हटा दो। फॉस्फोरस एसिड में से ऑक्सीजन एटम हटा दोगे तो ये H3PO2 ये हो जाएगा। और इसका जो नाम आ जाएगा, ये सिखाया था, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। हाइपो फॉस्फोरस एसिड, क्लियर है? इसी तरीके से H2SO3 ले लो। H2SO3 क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। इनके सबके स्ट्रक्चर तो पता है। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 1। देखो H3PO2, H3PO3 और H3PO4, इसकी बेसिसिटी 1, इसकी बेसिसिटी 2 और इसकी बेसिसिटी 3। और इन तीनों के लिए जितनी इनकी बेसिसिटी होती है उतनी OH ग्रुप सिंगल सेंटर एटम के लिए तो यही होता है, अगर वो मतलब पर वाले नहीं है तो, या पर ऑक्सी नहीं है तो। जैसे ये सल्फ्यूरस एसिड, इसमें से ऑक्सीजन एटम हटा दो तो ये क्या आ जाएगा? H2SO2। और H2SO2 का मतलब क्या हो जाएगा? हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं HXO2, HXO2 में X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा हेलस एसिड कहलाता है। हेलस एसिड में Cl होगा तो क्लोरस एसिड है ना, और ब्रोमीन होगा तो ब्रोमस एसिड, इस तरीके से चलेगा। इसका जो नाम आ जाएगा, ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या आ जाएगा?
क्या बन जाएगा, पायरोफॉर्म। और पायरोफॉर्म में से आप क्या करो, ऑक्सीजन हटा लो। पायरो में से ऑक्सीजन हटाओगे तो वो हाइपोफॉर्म ऑफ एक एसिड बनेगा, हाइपोफॉर्म ऑफ एक एसिड। तो एक के लिए ही ये टर्म है, अस के लिए तो अलग से खाई दिया। अब एक में कौन कौन आ जाएगा, 2 इंटू H3PO4 माइनस H2O, ये क्या आ गया, H4P2O7 आएगा। तो H4P2O7 में पायरो फोस्फोरस एसिड, हाँ वही लिखा है, पायरोफोस्फोरिक एसिड। इसमें से ऑक्सीजन और हटा दो तो H4P2O6, तो ये आ जाएगा हाइपोफोस्फोरिक एसिड। लिख लेंगे हाइपोफोस्फोरिक एसिड, क्लियर है। अब जैसे ये E1 है तो इसमें कौन सा लिंकेज आएगा, PP आ रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे इसका तो ये +4 आएगा, क्लियर है, समझ गए ना। सेम इसी तरीके से 2 इंटू H2SO4 माइनस H2O, तो H2O7। ये सिर्फ एक वालों के लिए डिफाइन कर रहा हूं अभी मैं। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड माइनस ऑक्सीजन H2H2O6, that is हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। क्या
एसिड के लिए ही बात हो रही है ये। जैसे मान लो पेरेंट ऑक्सी एसिड और ये एक एसिड है, ये क्या है, एक एसिड, इसमें प्लस ऑक्सीजन एटम, तो ये हमारा पर ऑक्सी और पर प्रीफिक्स ये बन जाएगा, पर ऑक्सी और पर प्रीफिक्स। और ये हमारा एक एसिड विथ, ठीक है चलो ये तो हमने ऊपर भी लिख लिया ना। अब ये पर ऑक्सी आएगा या पर आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, जैसे H3PO4 है, इसके अंदर इसका नाम है फोस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड भी। इसका मतलब आप पता है, ये समझ पा रहे हो, टोटल 4 पेरेंट एसिड से बात कर रहा हूं मैं सारी, H2SO3 H2SO4 सॉरी सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक, H3PO3 और H3PO4 अस और एक, ये हमारा क्या आ जाएगा, फोस्फोरिक एसिड। अब फोस्फोरिक एसिड में इसमें ऑक्सीजन जोड़ दो, ये हमारा H3PO5, इसमें परऑक्साइड लिंकेज आएगा, बिल्कुल आएगा, हाइजेस से ज्यादा आ रहा है, तो वो ऑक्सी एसिड वाला कंसेप्ट इसमें नहीं लग पाएगा कि जितने हाइड्रोजन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स है उतने OH ग्रुप सेंटर एटम से जोड़ दो। इसका नाम पता क्या आएगा, पर ऑक्सी फोस्फोरिक, पर ऑक्सी फोस्फोरिक एसिड। उसके बाद H2SO4, सिर्फ एक की बात हो रही है ना, ये क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें आप ऑक्सीजन जोड़ दो तो ये आएगा H2SO5, ये क्या आ जाएगा, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात समझ में आया। अब जैसे मान लो HXO3 लिखा है, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका नाम होता है हेलिक एसिड। HXO2 का हेलिक्स था, इसका हेलिक है, ये भी दो हमारे पेरेंट ऑक्सी एसिड हो गए। इसमें आप ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो ये HXO4 बनेगा, लेकिन इसमें परऑक्साइड लिंकेज नहीं आएगा, हेलोजन का हाइजेस्ट +7 होता है, +7 ही आ रहा है, तो ऐसे केस में नाम परऑक्सी नहीं आएगा, पर आएगा, इसका नाम आ जाएगा पर हेलिक एसिड, हेलिक की जगह जो भी क्लोरस क्लोरिक ऐसा। क्लियर है क्या कहा गया, समझ गए, समझे क्या कहा गया, है ना। अब जैसे मान लो, चलो ये लिखो आप पहले, तो पर कब आएगा और परऑक्सी कब आएगा ये समझ गए। तो एक एसिड में ऑक्सीजन जोड़ने पर अगर परऑक्साइड लिंकेज तब भी नहीं आ रहा तो वो पर आएगा, और परऑक्साइड लिंकेज आ रहा है तो वो परऑक्सी आएगा। एक एसिड में ऑक्सीजन जोड़ने पे परऑक्साइड नहीं आ रहा तो उसके अकॉर्डिंग सोच लेंगे। क्लियर है।
चलें, समझ गए? लास्ट हटा दूं, ये लिख लिया सभी ने। अब लास्ट हम सीखते हैं, लास्ट लिखो बच्चों, परऑक्सी प्रीफिक्स, परऑक्सी प्रीफिक्स फॉर एक पेरेंट एसिड, एक पेरेंट एसिड with two central atom, with two central atom। देखो इधर, जैसे कि 2 into पेरेंट ऑक्सी एसिड, ये हमारा एक फॉर्म, ये हमारा क्या है, एक फॉर्म। इसमें से H2O हटा दो तो ये पायरोफॉर्म बन जाता है। पायरोफॉर्म एक के लिए ही, समझ में आ रहा है? इस पायरोफॉर्म में से ऑक्सीजन हटा देते थे तो एक फॉर्म का क्या बन जाता था, हाइपोफॉर्म, है ना। और अगर हम इसमें ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो ये परऑक्सी एसिड। ये बात समझ में आया? जैसे कि 2 into H3PO4 है, इसमें से H2O हटा दिया, H4O7 प्लस ऑक्सीजन P2O8, इसमें हमारा POOP लिंकेज आएगा क्योंकि +5 से ज्यादा आ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, पर ऑक्सी फोस्फोरिक एसिड। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं ना, POOP, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, 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 OH। क्लियर है? 2 into H2SO4, ये समझ नहीं आता मुझे कि कई बार कुछ नहीं होता, कई बार गायब हो जाता है, इसका सिस्टम भी अलग चलता है। देखते हैं आ जाए तो, हाँ? नहीं आया? नहीं आया? अरे यार, 2 into पेरेंट ऑक्सी एसिड माइनस H2O, ये हमारा पायरोफॉर्म और प्लस ऑक्सीजन पर
ऑक्सी एसिड एक फॉर्म का, एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम हो तो जैसे मान लो इंटू H3PO4 माइनस, तो ये हमारा H4P2O7 प्लस ऑक्सीजन H4O2O8, ये हमारा पर ऑक्सी फोस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी फोस्फोरिक एसिड। क्या नाम आ जाएगा इसका? ओ नाम तो यही आ गया, स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? POOP डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH। क्लियर है मामला? उसके बाद 2 इंटू H2SO4 माइनस H2O, H2S2O7, ये हमारा प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा H2S2O8, ये हमारा पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी SOOS लिंकेज आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? लिख लें। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं डाइफॉस्फोरिक, क्योंकि दो ले रहे हैं ना और वो दो के लिए ही डिफाइंड है, तो डाई ऐसे ले सकते हैं। लिख लेंगे जल्दी से। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्स की कहानी हुई हमारी। अब हम आगे की बात कर लेते हैं।
देख लिया उसको। अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट हेडिंग डालो फजान्स रूल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्स की बात हो गया है ना, और जो स्ट्रक्चर्स हमने सीखा है, अब जेईई एडवांस के क्वेश्चन में भी अगर स्ट्रक्चर नाम से ऐसा कुछ आता है तो हम बना सकते हैं, समझ। और ये सब चीजें ऐसी हैं एक बार पढ़ने पे नहीं आएंगी, आपको 3 से 4 बार पढ़ो। बात समझ में आया ना। और जितना मैं आज तक पढ़ा दूंगा, मेरी फजान्स रूल भी वैसा है, वो आप पढ़ सकते हो, तो पेपर में आप लगभग पूरा ही मान के चलो। समझ में आया। नेक्स्ट वीक से मैं कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करूंगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फजान्स रूल। तो फजान्स रूल की अगर हम बात करते हैं तो कैसे क्या होता है, देखो इधर, जैसे मान लो कि ये कैटायन है, ठीक है, और ये कैटायन इस तरीके से है कि ये तो हो गया न्यूक्लियस, और इस पर हमारा कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा कैटायन है, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, है ना, सरफेस पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये हमारा क्या है, कैटायन, और यहाँ पर ये है एनायन। एनायन ये बना दिया हमने, इस पर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो होता क्या है, जैसे ये एनायन कैटायन के पास, हम मान लेते हैं कैटायन वहीं रखा है, एनायन कैटायन के पास आ रहा है। जैसे ये पास आएगा तो कैटायन क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी साइड खींचना चालू कर देगा। अपनी साइड खींचना चालू कर देगा तो इसका डिस्टॉर्शन होना चालू हो जाता है, तो ये ऐसा कुछ बन जाता है, ये हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको कहा जाता है आयनिक, आयनिक बॉन्ड था पहले, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना था, अब ये हमारा शेयरिंग टाइप कैरेक्टर होने लगा, तो ये कौन सा बॉन्ड आने लगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब इसको कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ एनायन या फिर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, और इसको कहा जाता है पोलराइजिंग पावर। इसको क्या कहा जाता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, जो कि किस पर डिपेंड करता है, 5 वैल्यू ऑफ मेटल कैटायन। अभी मैं लिखवाऊंगा 5 वैल्यू क्या होता है, 5 वैल्यू होता है चार्ज अपॉन साइज, ये लिखो आप पहले तो। मेनली फजान्स रूल हम किसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। चले आएंगे। अब लिखो, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय direct combination of cation and anion, direct combination of cation and anion, cation and anion in isolated state, जब एक दूसरे से कोई मतलब है नहीं, in isolated state electron density of both ions is spherically symmetrical. Electron density of both ions is spherically symmetrical. Spherically symmetrical. As soon as they come closer together
closer together to form ionic bond, to form ionic bond. Positive charge on cation attracts electron cloud of anion, attracts electron cloud of anion, cloud of anion, and simultaneously repels nucleus of anion, and simultaneously repels nucleus of anion. As a result of this, electron density of both ions get distorted. Density of both ions get distorted. This distortion in electron cloud of anion named as polarization or polarizability of anion, and capability of cation to distort electron cloud of anion is named as polarizing power slash charge density slash ionic potential of cation. Slash charge density slash ionic potential of cation. Ionic potential of cation, इसको क्या कहा जाता है? इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो एक्चुअल में क्या है, एनायन के कितना ज्यादा पोलराइज होगा इसको कहा जाता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन या पोलराइजेशन ऑफ एनायन. इसको क्या कहा जाएगा, कैटायन कितना खींच सकता है, दैट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन और आयनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, फाई वैल्यू पे. तो फाई जो होता है, फाई बराबर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन में साइज ऑफ कैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन में साइज ऑफ कैटायन. ये बात समझ में आया? इसको हम फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव ऑन बैलेंस सेल. समझ पा रहे हैं? कोई तकलीफ है आपको? चले आगे, हटा दूं? अब देखो जरा, पोलराइजेशन ऑफ एनायन किन किन चीजों पर वेरी करेगा और कैटायन की पोलराइजिंग पावर किन किन चीजों पर वेरी करेगी, ये सब पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से. और इसी पर फजांस रूल का क्वेश्चन पूछा जाएगा. मैंने जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जो कि इसी चीज पर पूछे जाते हैं कि बता दो जरा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा.
जैसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर पोलर आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं, वो किससे निकलता है? डायपोल मोमेंट से। आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर किससे निकलता है? फजान्स रूल से। ये बात समझ में आया? देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ एनायन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ एनायन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ एनायन। पहला लिखो चार्ज। देखो एक बात समझो, कैटायन को अगर पोलराइज करना है तो उसका साइज छोटे से छोटा होना चाहिए, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो और साइज छोटे से छोटा हो, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। और एनायन जितना बड़ा होगा उसका अपने इलेक्ट्रॉन्स पर कंट्रोल उतना कम होगा, तो उसका कैटायन उसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींच लेगा। आ रहा है समझ? तो बेसिक इस लॉजिक पर हमारा फजान्स रूल चलेगा। तो पहला लिखो चार्ज। चार्ज में लिखो एस पॉजिटिव चार्ज, एस पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, positive charge on cation and negative charge on anion, negative charge on anion increases polarization of anion, polarization of anion in both cases increases, in both cases increases, both cases increases। next लिखो size, लिखो as size of cation decreases, and size of anion increases, polarization of anion in both cases increases। समझ गए ये बात को? polarization of anion in both cases increases। ये बेसिक बात हुई कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो कैटायन पे तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, एनायन पे भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो तो उसकी पोलराइजेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। उसका बेसिक लॉजिक क्या है? कैटायन छोटे से छोटा हो तो बहुत अच्छे से एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचना चाहेगा, और एनायन जितना बड़ा होगा उसका होल्ड उतना कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अब यहां पर लिखो टाइप्स ऑफ कैटायन, टाइप्स ऑफ कैटायन, टाइप्स ऑफ कैटायन, टाइप्स ऑफ कैटायन, टाइप्स ऑफ कैटायन ब्रैकेट में लिख लो बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। पहला लिखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, देखो कैटायन having 8 electrons in valence shell, okay, 8 electrons in valence shell and 2 electron in first cell, and 2 electron in first cell, 8 electrons in valence shell and 2 electron in first cell। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन होंगे। इसका एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो जरा, एक तो मैं Li पॉजिटिव बोलो, उसके बाद Na पॉजिटिव 8 बैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल, K पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है? उसके बाद Al+3,
बोलो Al+3 और Al+3 के बाद B+2 है ना, और उसके बाद में अगर हम कैटायन की ही बात करते हैं तो ठीक है इतने लिख लेते हैं, और भी लिख सकते हैं जैसे स्कैंडियम+3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ये होगा स्कैंडियम, तो 4s चला जाएगा 3d चला जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 3s2 3p6। इसी तरीके से और कौन लिखा जा सकता है, टाइटेनियम+4। कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में बचने चाहिए। और बैलेंस सेल कौन सा होता है, लास्ट सेल। बैलेंस सेल कौन सा होता है, लास्ट सेल, लिख लेंगे। लिख लिया। नेक्स्ट सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन, एक बार अपन ने क्वेश्चन किया था है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन, कैटायन लिखो इसमें हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल, having 18 electrons in valence cell, NH2 NP6 और ND10 ये होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स देखो, इसके एग्जांपल्स आपको जरूर माइंड में रखने हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल इसका जिंक है, Zn+2, उसके बाद Cd+2, उसके बाद Hg+2, जिंक कैडमियम मरकरी है ना। जिंक का सोच लो आप 4s2 होता है, वो हट जाएगा तो 3d10 बचेगा। सेम कैडमियम सेम मरकरी, Cu+1 Ag+1 और Au+1 ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो Pb+4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा Pb+4। आप खुद सोचो Pb+4 से अगर हम बात करेंगे तो Pb+4 जो आया होगा वो 6s2 6p2 आया होगा। चारों इलेक्ट्रॉन चले गए तो 5 के ही बचेंगे ना, ये बात समझ में आया। और Pb+4 थैलियम+3 ये हो जाएगा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का टाइम। अरे बोलो समझ गए, लिख लें। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन,
नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन, कैटायन। अब नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन का होता है 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर इस तरीके से चलता है n-1 D10 n-1 P6 n-1 S2 और NS2, या फिर ND10 NP6 NS2 और N+1S2। एक्चुअल में अभी मैं एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसके कारण बनता है ये। तो यहां पर इसके एग्जांपल्स होते हैं थैलियम +1, लेड +2 और बिस्मथ +3, बिस्मथ +3। ये हमारा फॉर्म्ड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट, फॉर्म्ड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ गए? ये कहानी बनेगी। अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट में आगे सिखाऊंगा, एक्चुअल में आप लॉजिक लगाओ। थैलियम क्या होगा हमारा 6s2 6p1 होगा, उसमें से 6p1 चला गया तो 6s2 बच जाएगा। तो उसके पिछले वाले सेल में 5 का s p और d भर चुका होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 + 2 आ जाएगा। इसी तरीके से लेड में भी p के 2 चले गए होंगे, s के बच जाएंगे, तो वही कॉम्बिनेशन। ये बनता क्यों है, इसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, वो मैं आगे सिखाऊंगा। बात समझ में आया? लिख लें। That is नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। ठीक है, इतना रखते हैं आज, है ना।